वेलकम टू माय चैनल। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने कक्षा 12 के राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र सेट जारी किया है। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र सेट में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था अकाउंटेंसी का और बिजनेस इकोनॉमिक्स का, जो कि मॉडल सेट से ही था, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया था। तो उन मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो आप राजनीति शास्त्र में भी उन क्वेश्चंस को पढ़िए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव का तो अभी आंसर बता दूंगा। उसके बाद जिसको भी आंसर देखना होगा तो वो बाद में आंसर भी देख सकता है, और मैं पहले क्वेश्चन कवर करवाता हूं। तो पहला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर सन 1953 में हुई थी। इसके बाद गेलेविन ऑस्टिन ने संविधान सभा के सारे भारत की झांकी कहा था। भारतीय संविधान के प्रारूप में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। पांचवा है, संविधान के कुछ उपबंधों में से साधारण बहुमत में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला है कि काराकोरम श्रेणियाँ विद्यमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के मध्य, मतलब ऑप्शन नंबर बा। दूसरा है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तीसरा है कि गुट निरपेक्षता की नीति मुख्य रूप से किन राष्ट्रों के द्वारा अपनाई गई थी, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सा, नव स्वतंत्र प्राप्त राष्ट्र। इसके बाद हमारा अगला है, आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, जकार्ता। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1945, मतलब ऑप्शन आ। इसके बाद सत्य असत्य लिखना है। तो पहला है, इंदिरा गांधी ने सन 1966 में अमेरिका यात्रा की, ये सत्य है। असत्य, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आर्थिक उदारीकरण से राज्य के आयात में वृद्धि होती है, ये असत्य है। इसके बाद आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है, तो ये वाला बिल्कुल सत्य है। इसके बाद वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। और अशिक्षा आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा है, ये भी असत्य है। इसके बाद सही जोड़ी है। तो मास्को घोषणा पत्र 1 नवंबर 1943 को इसका हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव त्रिमविली। इसके बाद फिर हमारा अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945। फिर इसके बाद निःशस्त्रीकरण आयोग 1952। अब हम एक शब्द का उत्तर देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नक्सली आंदोलन किस गांव से संबंधित है, नक्सली आंदोलन नक्सलवादी गांव से संबंधित है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह है किस विद्वान लेखक का कथन है, तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है, 27% आरक्षित हैं। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई, सन 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। इसके बाद अब मैं पहले क्वेश्चन कवर करवा देता हूं, तो जिसको भी क्वेश्चंस पहले देखने वो क्वेश्चंस देख सकते हैं, आंसर मैं बाद में करवा दूंगा क्वेश्चन के बाद। तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन कवर करवाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के 4 कारण बताइए। हैदराबाद की रियासत के भारत में विलय में क्या दिक्कतें आई, इन्हें कैसे हल किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ है। नियोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। फिर निरक्षरता के कोई 4 कारण बताइए।
इसके बाद आर्थिक असमानता को दूर करने के कोई 4 उपाय बताइए। नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। सहकारी संगठन के क्या उद्देश्य समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंचशील के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। भारत अमेरिका संबंध अनिश्चित रहे हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारत रूस मैत्री और सहयोग संधि के मुख्य प्रावधान है। अगला है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। आर्थिक उदारीकरण के कोई 4 उद्देश्य भी लिखिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कश्मीर समस्या के उद्भव के क्या कारण थे, इनके संविधान की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही। भारत में राज्य के पुनर्गठन की आवश्यकता और प्रक्रिया का निरूपण कीजिए। पिछले वर्ग से क्या अभिप्राय है, इस संदर्भ में कलेलकर आयोग की सिफारिशों पर चर्चा कीजिए। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ये कहाँ तक सफल हुए हैं। मैं देखिए क्या है कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा, नेक्स्ट 2 वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप उन सभी तीनों वीडियोज़ को देखिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं। अगला है नक्सलवाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। भारत में क्षेत्रीय संतुलन के क्या कारण हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, भारत में इस आंदोलन की क्या स्थिति है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु के कारणों की विस्तार से विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर तनाव शैथिल्य के प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारत पाकिस्तान संबंधों से जुड़े मुख्य मुद्दों का परीक्षण कीजिए। इसके बाद भारत श्रीलंका मतभेद के कोई 4 कारण लिखिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। सुरक्षा परिषद व मुख्य प्रमुख कार्य व शक्तियाँ समझाइए। निशस्त्रीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निशस्त्रीकरण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान के स्रोत बताइए। इसके बाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सार्क के गठन और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। इसकी आंशिक सफलता के क्या कारण थे वो भी समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं, इनके मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। अब मैं चलिए आंसर्स बताता हूँ इनके। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखते हैं कि भारत विभाजन के कोई 4 कारण बताइए। तो भारत विभाजन का 4 कारण देखिए ये है कि मुस्लिमों में सांप्रदायिकता की भावना, अंग्रेज़ों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल करना। इसके बाद हमारा 8वें वाला क्वेश्चन है कि हैदराबाद की रियासत के भारत में विलय में क्या दिक्कतें आई, इन्हें कैसे हल किया जाता है। देखिए हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और यह हिंदू बहुल रियासत थी। हैदराबाद के भारत में विलय की तमाम कोशिश की गई, परंतु निज़ाम ने किसी न किसी बहाने से सबको निष्फल कर दिया। अंततः इसे 13 सितंबर 1948 को भारत द्वारा सैनिक कार्यवाही के द्वारा हल किया गया था। 18 सितंबर को रियासत की सेना को आत्मसमर्पण कर दिया। इससे विलय का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त हो गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है कि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी करना, योजना के निर्धारित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की विवेचना करना, ये सभी इसके मुख्य कार्य हैं। इसके बाद नियोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। नियोजन का अर्थ देखिए क्या होता है कि उद्देश्य निर्धारित करके कार्य, चुनाव एवं निर्णय करना, ये इनका अर्थ होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाना। इसके बाद निरक्षरता के कोई 4 कारण लिखिए। निरक्षरता के 4 कारण है कि निरक्षरताओं की बढ़ती संख्या, विकास में बड़ी बाधा, बेरोजगारी और रोजगार की असुरक्षा, निरक्षरता व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक। इसके बाद आर्थिक समानता को दूर करने के कोई 4 उपाय बताइए। आर्थिक समानता को दूर करने हेतु निम्नलिखित उपाय करने चाहिए, जैसे जनसंख्या वृद्धि में रोक और रोजगार व स्वरोजगार हेतु सरकार से सिफारिश करनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए।
नारीवादी एक ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन है जो नारी की अधीनस्थ और शोषित स्थिति को समाप्त करके उन्हें पुरुष के समकक्ष स्थान दिलाने का आकांक्षी है। नारीवादी के प्रमुख प्रकार हैं उदारवादी नारीवादी, उग्र या अति उदारवादी नारीवादी, समाजवादी नारीवाद। इसके बाद सहकारी संगठन के उद्देश्य बताइए। तो सहकारी आंदोलन सामूहिक हितों के लिए बनाया जाता है और ये व्यक्तियों का एक संघ है। इसका उद्देश्य ये है कि आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और सेवा एवं सहयोग का उद्देश्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। पंचशील के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। गुटनिरपेक्ष का अर्थ बताइए। भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति को क्यों अपनाई? तो पंचशील के सिद्धांत में बताता हूँ। देखिए, पंचशील बौद्ध धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि आचरण के 5 सिद्धांत। आधुनिक पंचशील के सिद्धांत द्वारा राष्ट्र के मध्य आचरण के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। ये सिद्धांत राष्ट्र के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसके देखिए 5 सिद्धांत मैं बताता हूँ क्या है। पहला सिद्धांत है प्रादेशिक अखंडता, दूसरा सिद्धांत है अनाक्रमण, तीसरा अहस्तक्षेप, चौथा समानता और 5वां शांतिपूर्ण अस्तित्व। इसके बाद हमारा है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। गुटनिरपेक्षता का आशय शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में दोनों महाशक्तियों के समान दूरी बनाए रखने की नीति। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत अमेरिका संबंध अनिश्चित रहे हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारत अमेरिका संबंध कभी सुनियोजित नहीं रहे हैं और ना ही कभी भविष्यवाणी योग्य रहे हैं। भारत और अमेरिका के मध्य अब तक के अस्थिर संबंधों निम्नलिखित शीर्षक के माध्यम से देखा जा सकता है। तो मैं वो ऐसे कौन से लिखित शीर्षक हैं मैं बताता हूँ। सुरक्षा की नीतियों में मतभेद का काल, संबंध में ठंडेपन का काल, गहराते मतभेदों का काल, शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत अमेरिका संबंध, राष्ट्रीय बुश की भारत यात्रा, भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता। इसके बाद भारत रूस मैत्री और सहयोग संधि के क्या मुख्य प्रावधान। सन 1993 में जनवरी में रूस में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भारत यात्रा संपन्न हुई। येल्त्सिन की यात्रा ने भारत रूस संबंधों को एक नई और ठोस दिशा प्रदान की। रूसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रुपये रुलब विनिमय दर के विवाद को सुलझाया गया। दोनों देशों के मध्य मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरा विश्व एकीकृत होकर एक विशाल वैश्विक बाजार या ग्राम बन जाता है। इसकी विशेषताएं हैं व्यापार का तीव्र विकास, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव। आर्थिक उदारीकरण के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। आर्थिक उदारीकरण का अभिप्राय उद्योगों तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कराना है तथा उन्हें अधिक प्रतियोगी बनाया जा सके। इसके बाद इसके उद्देश्य हैं व्यवसाय के क्षेत्र में सरकार व नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम करना, उत्पादन क्षमता में विकास करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कश्मीर समस्या के उद्भव के क्या कारण थे, इनके समाधान की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही। कश्मीर समस्या के उद्भव के विभिन्न कारण निम्नलिखित थे। कश्मीर समस्या के उद्भव, कश्मीर पर कबाइल आक्रमण, कश्मीर का भारत में विलय, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद, सुरक्षा परिषद में कश्मीरी समस्या। इसके बाद भारत में राज्य के पुनर्गठन की आवश्यकता और प्रक्रिया का निरूपण कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता में क्या है कि दक्षिणी भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग ने राज्यों के पुनर्गठन को अपरिहार्य बना दिया। जून 1948 में स्वयं संविधान सभा द्वारा एसके दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। अगले क्वेश्चन की ओर, पिछड़े वर्ग से क्या आशय है, इस संदर्भ में कलेलकर आयोग की सिफारिशों की चर्चा कीजिए। पिछड़े वर्ग से क्या अभिप्राय है कि विकास की दौड़ में पीछे वे वर्ग जिन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है पिछड़े वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग कहा जाता है। लाला कालेलकर आयोग 1953 में गठित, 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत। इसकी प्रमुख सिफारिशें ये थीं कि प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 25% आरक्षण, द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में 33.5% आरक्षण, मेडिकल, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में 70% आरक्षण, पिछड़े वर्गों के
कल्याण में के लिए एक अलग मंत्रालय। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में 40% आरक्षण। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के बीच के लिए क्या क्या उपाय किए गए थे, ये कहाँ तक सफल हुए। इनके बीच विचार किए गए थे कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विदेशी छात्रवृत्तियाँ, महिला एवं बाल विकास के लिए परामर्शदात्री परिषद की स्थापना। अगला हमारा क्वेश्चन है, नक्सलवाद पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। नक्सलवाद एक ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन है जो यह मानता है कि साधनहीनों की स्थिति में परिवर्तन केवल सशक्त क्रांति के द्वारा ही किया जा सकता है। उत्पत्ति और विकास, सरकार द्वारा प्रतिरोध, नक्सलवादी आंदोलन की वर्तमान स्थिति व संभावनाएं बताई जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने 14 सूत्री एक व्यापक योजना तैयार की है। क्षेत्रीय असंतुलन के क्या कारण हैं? क्षेत्रीय असंतुलन के कारण है कि समृद्ध किसानों द्वारा विकास के लाभ हथियाना, मानव पूंजी का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? भारत में इस आंदोलन की क्या स्थिति रही? उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो वस्तुओं का उपभोग करता है। भारत में उपभोक्ता के हितों के लिए जो कानून पास किए गए उनमें सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसमें उपभोक्ताओं को वैधानिक तौर पर निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए थे: शिकायत की समुचित सुनवाई का अधिकार, माल की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, क्षमता तथा मूल्य के विषय में सूचना पाने का अधिकार। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भारत में पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण रहे हैं? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से परि तथा आवरण से मिलकर बनी हुई है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा, मतलब कि पर्यावरण इकाई है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है। भारत में पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण लगातार वनों का विनाश, दूसरा है कृषि का व्यापारीकरण, विशाल बांध परियोजनाएं, विकास में असंतुलित कार्यक्रम, बड़े पैमाने पर खनन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के कारणों की विस्तार से विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर तनाव शैथिल्य के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो शीत युद्ध के कारण है संघर्षों की अनिवार्यता, विचारधाराओं का टकराव, पारस्परिक संदेह, विजित प्रदेशों पर नियंत्रण की इच्छा, पारस्परिक विरोधी प्रचार। अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, भारत पाकिस्तान संबंधों से जुड़े मुख्य मुद्दे का परीक्षण कीजिए। भारत पाकिस्तान के संबंधों से जुड़े मुख्य मुद्दे हैं: परस्पर संदेह की राजनीति, पाकिस्तान की भारत नीति के मूल आधार मनोवैज्ञानिक, भारत विरोधी राष्ट्रों से घनिष्ठ संबंध बनाना, हथियारों का भारी मात्रा में आयात, इस्लामी राष्ट्रों से घनिष्ठ संबंध स्थापन। इसके बाद भारत श्रीलंका मतभेद के कोई 4 कारण लिखिए। भारत श्रीलंका मतभेद के कारण ये हैं कि कच्छतीबू द्वीप की समस्या, सामरिक समस्या, तमिल समस्या, समुद्री सीमा निर्धारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य व शक्तियाँ बताइए। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं महासेना, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इत्यादि। निःशस्त्रीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निःशस्त्रीकरण के प्रमुख कारण लिखिए। निःशस्त्रीकरण का आशय विश्व को हथियार से विहीन करना अथवा विश्व में विद्यमान हथियारों में कमी लाना होता है। इनके प्रकार हैं सामान्य निःशस्त्रीकरण, समग्र निःशस्त्रीकरण, परिणामात्मक निःशस्त्रीकरण, गुणपरक निःशस्त्रीकरण, परंपरागत निःशस्त्रीकरण। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के स्रोतों को समझाइए। भारतीय संविधान के स्रोत हैं ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली, अमेरिकी संविधान, कनाडा का संविधान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का वीमर संविधान, राष्ट्रपति की अल्पकालीन शक्तियाँ, आयरलैंड का संविधान। इसके बाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कि संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था, एकात्मक लक्षणों वाली संघीय व्यवस्था। इसके बाद सार्क के गठन और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। सार्क के गठन देखिए, सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इसका उद्देश्य ये है कि दक्षिण एशिया में जनमानस के कल्याण को प्रोत्साहन देना, दक्षिण एशिया में आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, सदस्य राष्ट्रों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? इसके उद्देश्य ये थे कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, रोजगार और आय के अवसरों में वृद्धि करना, विनिमय स्थिरता को बढ़ाना, विदेशी विनिमय से संबंधित प्रतिबंधों को समाप्त करना, सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय संविधान उपलब्ध कराना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं 2 वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को पहले पूरा देखकर अच्छे से सुन करके कंप्लीट कीजिए। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप सोने से पहले एक बार कान में हेडफोन का यूज़ करके मैंने जितने आंसर्स बताए हैं उनको अच्छे से सुने, आपको बहुत सारा आंसर याद हो जाएगा सुन करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो 12th में